मैं आदर्श कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे थे और आज उसकी सेकंड क्लास है, ठीक है। तो हम लोग वही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है, तो ये हमें किन राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यह मिलता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। अगर डायग्राम में देखें तो इसका जो सेंटर वाला पार्ट है ये पड़ता है झारखंड में, ठीक है। सेंटर वाला पार्ट कहाँ मिलेगा, झारखंड में मिलेगा। तो ये आ जाएगा झारखंड में, ठीक। यहाँ पर नॉर्थ में है इसके बिहार। छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में क्या है, बिहार है। और इसके ईस्ट में है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। इधर साउथ में इस जगह पे है उड़ीसा। और यहाँ पर है छत्तीसगढ़। तो ये किन राज्यों में इसका विस्तार है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, वेस्ट बंगाल में है और बिहार में है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा है। तो छोटा नागपुर प्लेटू क्या पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। तो क्या है कि हम लोग पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ रहे थे, तो पेनिनसुलर प्लेटू को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, मेघालय प्लेटू हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया, महाराष्ट्र प्लेटू हो गया, कर्नाटका प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, ऐसे ही कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो छोटा नागपुर प्लेटू भी पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये एक ब्लॉक प्लेटू है। कैसा है, ब्लॉक प्लेटू। ये फॉल्टिंग वजह से बना है। अगर बात करें कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, ये कब बना था, तो ये बना था प्री कैम्ब्रियन टाइम में। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। तो पेनिनसुलर प्लेटू कब बना था, पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये प्री कैम्ब्रियन एरा में ही बना था। तो जाहिर सी बात है छोटा नागपुर प्लेटू भी कब बना होगा, प्री कैम्ब्रियन टाइम में बना होगा, ठीक। और ये किससे, ये जो रॉक है, रॉक कंपोजिशन क्या है, ग्रेनाइट, नीज और सिस्ट, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से ही बना है। कौन सा प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। अगर बात करें छोटा नागपुर प्लेटू से कौन सी नदियां बहती हैं, तो वो है दामोदर रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल और बराकर रिवर। ये कुछ नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर प्लेटू से बहती हैं, ठीक है। अगर छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो इसे रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। रूर क्या है, रूर जो है जर्मनी में एक प्लेस है। ये कहाँ है, जर्मनी में है। जर्मनी में एक प्लेस है, ठीक है। जिसे मतलब ये रूर जो है जर्मनी में पाया जाता है। तो जर्मनी में ये जो रूर है ये फेमस है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। यहाँ पर मिनरल्स रिसोर्सेज मिलते हैं। वैसे जैसे कि जर्मनी में रूर प्रदेश में बहुत मिनरल्स देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू में कई मिनरल्स देखने को मिलते हैं। इसलिए छोटा नागपुर प्लेटू को रूर ऑफ जर्मनी कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमें कोल, आयरन और मैग्नीशियम, बॉक्साइट, माइका, कॉपर और कई प्रकार के मिनरल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर कोल की बात करें, कोयला की बात करें, तो यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू में हमें गोंडवाना कोल फील्ड्स देखने को मिलता है। अब ये गोंडवाना कोल फील्ड्स क्या होता है, ये बेसिकली जो गोंडवाना है ये एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। मतलब कि इस टाइम गोंडवाना टाइम में जिस कोल फील्ड्स की फॉर्मेशन हुआ उसे गोंडवाना कोल फील्ड्स कहते हैं। जैसे कि इंडिया में मेजरली हमें गोंडवाना कोल फील्ड्स ही देखने को मिलता है, लेकिन कई कुछ रीजन्स में जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम में हमें टर्सरी कोल फील्ड्स भी देखने को मिलते हैं। टर्सरी कोल फील्ड्स मतलब कि उनका फॉर्मेशन टर्सरी टाइम में हुआ था। ऐसे ही जो कोल फील्ड्स हमें दामोदर रिवर बेसिन में देखने को मिलता है उसका फॉर्मेशन गोंडवाना टाइम में हुआ था, इसलिए इन्हें गोंडवाना कोल फील्ड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कह रहा है कि दामोदर रिवर डिवाइड्स छोटा नागपुर प्लेटू इनटू हजारीबाग प्लेटू एंड रांची प्लेटू। तो ये जो है, ये दामोदर रिवर जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू को हजारीबाग प्लेटू और रांची प्लेटू में डिवाइड कर देता है। दामोदर रिवर के नॉर्थ में है हजारीबाग प्लेटू और साउथ में क्या है, साउथ में है रांची प्लेटू, ठीक। अगर एक छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो यहाँ नॉर्थ ईस्ट में हमें जो हिल्स देखने को मिलती है उसे कहते हैं राजमहल हिल्स। तो छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल्स है और ऐसे ही साउथ ईस्ट में है गरजत हिल्स। कौन सी हिल है, गरजत हिल्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पार्थनाथ हिल्स या पार्थनाथ पीक जो है ये एक फेमस जैन रिलीजियस प्लेस है। कैसा, जैन रिलीजियस प्लेस है। और पार्थनाथ पीक जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू की हाईएस्ट पीक है जो कि हमें हजारीबाग प्लेटू में देखने को मिलती है, ठीक। अगर रांची प्लेटू की बात करें, रांची प्लेटू में हमें पैट लैंड्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, पैट लैंड्स। पैट लैंड्स आप बेसिकली ये समझ लीजिए, जो पैट लैंड्स होता है इसका फॉर्मेशन लेटराइजेशन की वजह से होता है। लेटराइजेशन क्या है, लेटराइजेशन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस है जो कि रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो यहाँ पर सरफेस है, सरफेस में मतलब कि जो सरफेस होगा, सरफेस में हमें आयरन और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। तो लेटराइजेशन से क्या होता है कि सरफेस में आयरन और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सरफेस है ना ये बहुत हार्ड हो जाता है। और इसी हार्ड सरफेस को हम लोग हार्ड पैन या फिर पैट लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब
सो हम लोगों ने छोटा नागपुर प्लेटू कंप्लीट कर लिया है। एक बार क्या रिवीजन कर लें? तो छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? आर्कियन टाइम में हुआ था। पेनिनसुलर छोटा नागपुर प्लेटू को ही हम लोग क्या कहते हैं? रूट ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर हमें मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये रिच होते हैं मिनरल्स में, रूट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो हमें कोल फील्ड्स देखने को मिलता है, जो कोयला देखने को मिलता है, कौन सा है? गोंडवाना कोल फील्ड्स। गोंडवाना कोल फील्ड्स। ठीक। और बात करें छोटा नागपुर प्लेटू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है दामोदर रिवर। इसके नॉर्थ में हजारीबाग प्लेटू और दामोदर रिवर के साउथ में है रांची प्लेटू। ठीक। अब नेक्स्ट है मेघालय प्लेटू। अगर हम लोग मेघालय प्लेटू की बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट है। अगर देखा जाए तो मेघालय प्लेटू जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू का ही हिस्सा था। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये पहले आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ क्या हुआ कि यहाँ का जो लैंड है, जो यहाँ की जो भूमि है, वो क्या करती है? सबसाइड कर जाती है। और सब्सिडेंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है, मतलब यहाँ पर एक गड्ढा जैसा बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। इस डिप्रेशन या इसी गैप को हम लोग क्या कहते हैं? माल्डा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्डा गैप। तो क्या है कि जब पेनिनसुलर प्लेटू बना था, तो पेनिनसुलर प्लेटू जब बना था तब छोटा नागपुर प्लेटू और ये मेघालय प्लेटू आपस में अटैच थे। लेकिन क्या होता है बाद में, क्या होता है कि इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये टूट के धंस जाता है और यहाँ पर गैप क्रिएट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मेघालय प्लेटू जो है ये पेनिनसुलर प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू से अलग हो जाता है। ठीक। अगर यहाँ पे देखें तो कह रहा है द मेघालय प्लेटू इज अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू या फिर छोटा नागपुर प्लेटू। जो मेघालय प्लेटू है ये पेनिनसुलर प्लेटू या छोटा नागपुर प्लेटू का ही पार्ट था। ठीक। और ये कहाँ लोकेटेड है? इसका लोकेशन क्या है? ये देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका मेजर पार्ट कहाँ? मेघालय में पड़ता है। ठीक। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, इट इज जियोलॉजिकली एन एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेटू, बट इट इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक ड्यू टू द डाउन फॉल्टिंग ऑफ द गारो राजमहल गैप, आल्सो कॉल्ड द मालदा गैप। ठीक है। तो ये इसके बीच में जो गैप है उसे क्या कहते हैं? मालदा गैप या फिर गारो राजमहल गैप। इसे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेघालय प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन द ट्राइबल रीजन्स। तो क्या मेघालय प्लेटू को भी डिवाइड किया गया है? गारो हिल्स में, ठीक, खासी हिल्स में और जैंतिया हिल्स। और ये जो हिल्स हैं इनका नाम यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स के नाम पे रखा गया है। जैसे कि गारो हिल्स में गारो ट्राइब्स मिलती है, खासी हिल्स में खासी ट्राइब्स मिलती है और जैंतिया हिल्स में जैंतिया ट्राइब्स मिलती है। ठीक। गारो हिल्स जो है ये वेस्ट में है, गारो हिल्स वेस्टर्न पार्ट में है, जैंतिया हिल्स ईस्टर्न पार्ट में है और इनके बीच में कौन सी है? खासी हिल्स है। ठीक। और बात करें मिकिर एंड बैराइल रेंजेस, तो मिकिर एंड बैराइल रेंजेस आर द एक्सटेंशन ऑफ मेघालय प्लेटू। ये मेघालय प्लेटू के ही हिस्सा है। मिकिर और बैराइल रेंजेस मेघालय प्लेटू का ही पार्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्या ये हिमालय पार्ट है, तो मिकिर और बैराइल रेंज हिमालय के पार्ट नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो नो क्रेक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय प्लेटू सिचुएटेड इन गारो हिल्स। ये गारो हिल्स है, देखो यहाँ पर ये है मेघालय प्लेटू। मेघालय प्लेटू को हम लोग गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक। गारो हिल्स में ही क्या है? मेघालय प्लेटू की हाईएस्ट पीक है, कौन सी? नो क्रेक। नो क्रेक जो है हाईएस्ट पीक है मेघालय प्लेटू की, कहाँ सिचुएटेड है? गारो हिल्स में। ठीक। मेघालय प्लेटू को ही हम लोग शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिलोंग प्लेटू। और मेघालय प्लेटू का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन, मतलब कि इसका पूर्वी विस्तार जो है, तो यहाँ पे अगर देखें मेघालय प्लेटू के ईस्ट में यहाँ पर हमें इसका पूर्वी विस्तार या ईस्टर्न एक्सटेंशन देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं कार्बी एंगलोंग का प्लेटू। कार्बी एंगलोंग प्लेटू ये मेघालय प्लेटू का ही विस्तार है। कहाँ? असम में। तो मेघालय प्लेटू का असम में जो विस्तार है उसे क्या कहते हैं? कार्बी एंगलोंग प्लेटू कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कि मालदा गैप या गारो राजमहल गैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। सो यहाँ पे देखें, कह रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, due to the movement of Indian plate, there was a subsidence of some part of peninsular plateau. Thus, a gap got created between Rajmahal Hills and Garo Hills. That's why the gap is known as Garo Rajmahal Gap और मालदा गैप। कह रहा है कि जब पेनिनसुलर प्लेटू या इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रही थी, ठीक है, जब मूव कर रही थी एशिया की तरफ, जब इंडिया प्लेट जा रही थी, इंडियन प्लेट जब एशिया की तरफ मूवमेंट कर रही थी, तो क्या होता है कि पेनिनसुलर प्लेटू का कुछ पार्ट, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इसमें फॉल्टिंग होती है और ये सबसाइड कर जाता है। इसके सबसिडेंस से क्या होता है कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? एक गैप क्रिएट हो रहा है। इसी गैप को हम लोग कहते हैं मालदा गैप या फिर गारो राजमहल गैप। क्यों गारो राजमहल गैप क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर है गारो हिल्स, मेघालय प्लेटू में कौन सी हिल्स है? गारो हिल्स है, और छोटा नागपुर प्लेटू में यहाँ पर है
राजमहल हिल्स, ठीक, इसलिए इसे गारो राजमहल गैप भी कहते हैं, ठीक। बात करते हैं बाद में क्या हुआ। लेटर दिस गैप वाज फिल्ड विद द सेडिमेंट्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड बिकेम वेरी फर्टाइल प्लेन रीजन। बाद में क्या होता है कि इसी गैप में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती हैं, और ये नदियाँ क्या करती हैं, हिमालय से सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं। अब हिमालय से जो सेडिमेंट्स लेकर आती है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गैप है, मालदा गैप, ये बहुत ही फर्टाइल बन जाता है, ठीक है, और कैसा प्लेन रीजन बन जाता है, फर्टाइल प्लेन रीजन। नेक्स्ट स्लाइड कह रहा है मेघालय प्लेटू के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो मेघालय प्लेटू क्या है, मेघालय प्लेटू रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, लाइमस्टोन एंड यूरेनियम। मेघालय प्लेटू की बात करें तो ये कब बना था, आर्कियन टाइम में ही बना था, ठीक। और कैसा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं, मतलब ग्रेनाइट और नीस रॉक्स हमें देखने को मिलते हैं मेघालय प्लेटू में। मेघालय प्लेटू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फनल इफेक्ट। द सोर्स ऑफ रेन वाटर इज बे ऑफ बंगाल थ्रो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो यहाँ पे है मेघालय प्लेटू क्या है, मेघालय प्लेटू में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो मेघालय प्लेटू रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब ये मैक्सिमम रेनफॉल होती है किस वजह से होती है, फनल इफेक्ट की वजह से होता है। अब फनल इफेक्ट क्या है, तो आप लोगों ने कभी ना कभी फनल देखा ही होगा। फनल कुछ इस प्रकार से बना होता है, ठीक। तो जहाँ से एंट्री की जाती है किसी सब्सटेंस की, वहाँ पे एक वाइडर एरिया होता है, ठीक। और आउटपुट जहाँ होते हैं, जहाँ से एग्जिट होता है, वहाँ पे क्या होता है, नैरो होता है ना। तो ये है फनल। तो यहाँ पर देखो मेघालय प्लेटू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये एक दीवार की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मानसून विंड्स हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ये अंदर एंट्री नहीं कर पाते। तो जो सारी मानसून विंड्स देखो कहाँ जा रही हैं, इनका मूवमेंट कैसे है, इनका सभी का मूवमेंट्स किधर की तरफ, मेघालय की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ है, मेघालय की तरफ। तो अगर यहाँ गौर से देखें तो जहाँ से एंट्री हो रही है यहाँ पर वाइडर एरिया है, ठीक। और यहाँ मेघालय में क्या नैरो एरिया है। और ये कैसा बना रहे हैं, एक फनल की तरह बना रहे हैं शेप, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी मानसून विंड्स हैं, ये बहुत सारी मानसून विंड्स कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, मेघालय के पास कॉन्सेंट्रेट हो रही। इतनी सारा ये मानसून विंड्स मेघालय के पास कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है इनका, जिस इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो यहाँ पे मानसून विंड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मानसून विंड्स हैं, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल देखने को मिलती है कहाँ, मेघालय प्लेटू में, ठीक। और मेघालय प्लेटू में ही कौन कौन सी हिल्स थी, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। तो खासी हिल्स में ही हमें चेरापूंजी और मौसिन राम देखने को मिलता है। तो चेरापूंजी और मौसिन राम कहाँ स्थित है, खासी हिल्स में ही है। इसलिए आपने सुना होगा कि मौसिन राम जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, मौसिन राम में होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल इन द वर्ल्ड अकर्स एट मौसिन राम, अ विलेज इन द खासी हिल्स ऑफ मेघालय। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन स्पाइट ऑफ हैवी रेनफॉल मेघालय प्लेटू फेसेस ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स बिकॉज इट हैज़ हार्ड रॉक विद वेरी लेस पोरोसिटी रेजिस्टेंट टू वाटर पेंट्रेशन। इसका मतलब ये है, ये पॉइंट कह रहा है कि मेघालय प्लेटू में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, लेकिन फिर भी ग्राउंड वाटर डिफिसिट यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी देखने मिलता है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे दो रीजन्स हैं। हमें मेघालय प्लेटू में ग्राउंड वाटर कम देखने मिलता है, इसके पीछे दो कारण हैं, दो रीजन्स हैं। कौन कौन से, पहला रीजन है कि ये कैसे हिली रीजन्स हैं, है ना। यहाँ पर क्या है, ये हिली रीजन्स हैं, हिल्स हैं, यहाँ पे स्लोप हैं। तो स्लोप्स में क्या होता है, जो ढलान होती है उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो कि स्लोप है, वाटर यहाँ पे रेनफॉल होती है तो ये यहाँ से क्या होती है, नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ढलान में क्या होता है, पानी रुकता नहीं है ना, सरफेस पे वाटर रुकता ही नहीं है, स्टोर ही नहीं होता है, ये पूरी तरीके से पानी क्या बह जाता है। और ये कहाँ, ये बहकर फिर से कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में आता है। तो स्लोप होता है तो वाटर रिटेंशन होता ही नहीं है, रुकता ही नहीं वाटर। और दूसरा रीज़न है कि ये जो मेघालय प्लेटू है ये हार्ड रॉक से मिलकर बना है। हार्ड रॉक मतलब ये ग्रेनाइट से बना है मेजरली। तो ग्रेनाइट की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी परमिबिलिटी बहुत कम होती है, परमिबिलिटी कह लो या इसकी पोरोसिटी बहुत कम होती है। पोरोसिटी परमिबिलिटी क्या होता है कि यहाँ देख लेते हैं कि परमिबिलिटी या पोरोसिटी क्या होती है। जैसे कि एक रॉक है, ठीक, इसकी परमिबिलिटी बहुत कम है, मतलब कि अगर इसमें रेन वाटर गिरा तो ये इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, मतलब कि रॉक के अंदर पहुँचे, रॉक के अंदर जा ही नहीं पाता है। तो परमिबिलिटी का मतलब कि रेजिस्टेंट टू वाटर पेंट्रेशन, वाटर पेंट्रेट करेगा ही नहीं, और जब वाटर पेंट्रेट करेगा ही नहीं, वाटर रॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, तो ग्राउंड वाटर कैसे चार्ज होगा, ग्राउंड वाटर भी नहीं चार्ज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लेटू है दंडकारण्य प्लेटू। तो दंडकारण्य प्लेटू इज अ सिग्निफिकेंट फिजियोग्राफिक एंड हिस्टोरिकल रीजन लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। इट इज नोन बोथ फॉर इट्स जियोलॉजिकल फीचर एंड इट्स मेंशन इन एंसेंट इंडियन टेक्स्ट लाइक द रामायण। तो दंडकारण्य प्लेटू है जो इसका विवरण हमें रामायण में देखने मिलता है। तो दंडकारण्य प्लेटू के बारे में रामायण में भी बताया गया है, ठीक। और ये कहाँ पर हमें मिलता है, तो ये हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन राज्यों में दंडकारण्य प्लेटू का विस्तार है। अगर दंडकारण्य प्लेटू की बात करें तो इसके नॉर्थ से गोदावरी रिवर फ्लो करती है,
सॉरी नॉर्थ से कौन सी महानदी, इसके नॉर्थ से महानदी फ्लो करती है, साउथ से गोदावरी रिवर, ईस्ट में यहाँ पे हमें ईस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। ईस्ट में क्या है, ईस्टर्न घाट्स हैं। और इसके सेंटर में क्या मिलेगा, बस्तर प्लेटू, सेंटर में है बस्तर प्लेटू। तो दंडकारण्य प्लेटू की बात करें तो गोदावरी रिवर कहाँ से फ्लो करेगी, साउथ से, महानदी रिवर नॉर्थ में है, ईस्टर्न घाट्स ईस्ट में है और बस्तर प्लेटू से कोर में मतलब सेंटर में है। ठीक है, अब यहाँ देखें कि दंडकारण्य प्लेटू में जो रॉक कंपोजिशन है वो क्या है, ये मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ग्रेनाइट और बसाल्ट से। ठीक, लैंडस्केप अनड्यूलेटिंग ट्रेन है विद स्कैटर्ड हिल्स एंड वैलीज, मतलब कि अनड्यूलेटिंग क्या, ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे हमें लैंडस्केप देखने को मिलता है। यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, तो इंद्रावती रिवर, सबरी रिवर एंड पार्ट्स ऑफ गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का भी कुछ पार्ट इसमें देखने को मिलता है दंडकारण्य प्लेटू में। बस्तर रीजन जो कि हमें सेंट्रल पार्ट है कहाँ, दंडकारण्य प्लेटू का, तो बस्तर रीजन जो है दंडकारण्य प्लेटू का सेंट्रल पार्ट है। और ये किसके लिए फेमस है, मिनरल रिसोर्सेज के लिए, मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए फेमस है बस्तर रीजन। और यहाँ पे हमें नक्सलाइट इशू भी काफ़ी देखने मिलता है दंडकारण्य प्लेटू में। नेक्स्ट प्लेटू है बुंदेलखंड प्लेटू। यहाँ मैप में देखें तो ये वाला जो प्लेटू है ये है बुंदेलखंड प्लेटू। कौन सा, बुंदेलखंड प्लेटू। ये हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलता है। इसका विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में है। इसके नॉर्थ से यहाँ पर यमुना रिवर फ्लो करती है, तो यमुना रिवर इसके नॉर्थ से फ्लो करती है। इसके साउथ में देखो ये विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज कहाँ है, बुंदेलखंड के साउथ में है। ठीक, मालवा प्लेटू इसके वेस्ट में है, मालवा प्लेटू वेस्ट में है और बघेलखंड प्लेटू इसके ईस्ट में है। बघेलखंड प्लेटू का इसके ईस्ट में है। अब बात करें बुंदेलखंड प्लेटू की, ये इसका भी फॉर्मेशन कब हुआ था, आर्कियन टाइम में हुआ था। और यहाँ पर भी हमें ग्रेनाइट और नीज रॉक्स मिलते हैं। कैसे रॉक्स मिलते हैं, ग्रेनाइट और नीज, मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलते हैं। यहाँ पर हमें जो सॉइल मिलती है वो है रेड सॉइल, है ना, रेड सॉइल मिलती है जो कि किसकी वजह से बना है, वेदरिंग एंड इरोजन की वजह से बना है। तो ग्रेनाइट रॉक की जब वेदरिंग और इरोजन होता है तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है, पता ही होगा आप लोगों को। तो इसलिए ग्रेनाइट रॉक के वेदरिंग या इरोजन से हमें कौन सा सॉइल मिलता है, यहाँ पे रेड सॉइल मिलता है। वन ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन ऑफ इंडिया फेसेस चैलेंजेस लाइक लो रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है, पुअर इरीगेशन फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ पे गरीबी पॉवर्टी देखने मिलती है। ठीक, यहाँ पर रेनफॉल भी कम हो रही है। ठीक, और अगर रेनफॉल हो भी रही है तो ये कैसा सरफेस है, हार्ड सरफेस है। हार्ड सरफेस है तो जो रेन वाटर है, रेन वाटर ग्राउंड वाटर तक पहुँच ही नहीं पाता है ना। हार्ड सरफेस है, हार्ड रॉक है तो रेन वाटर क्या पेनिट्रेट ही नहीं करता ग्राउंड वाटर तक। ठीक, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और ये जो बुंदेलखंड का रीजन है मोस्टली ड्रेन करता है यमुना रिवर, मोस्टली ड्रेन बाय यमुना रिवर एंड इस ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट प्लेटू है मालवा प्लेटू। ये वाला जो प्लेटू है ये कौन सा है, मालवा प्लेटू है। तो मालवा प्लेटू बात करें, ये हमें कहाँ देखने मिलता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। मालवा प्लेटू मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। मालवा प्लेटू बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में अरावली से, ये देखो मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये है अरावली। ठीक, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है अरावली। साउथ में है विंध्य रेंज, ये साउथ में क्या है, विंध्य। मालवा प्लेटू के साउथ में है विंध्य रेंज। ठीक, बुंदेलखंड प्लेटू इसके ईस्ट में है, तो इसके ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है ये बुंदेलखंड प्लेटू। और वेस्ट में है मेवाड़ प्लेटू, यहाँ पर है कहीं मेवाड़ प्लेटू। तो मालवा प्लेटू के वेस्ट में है मेवाड़ प्लेटू। ठीक, अगर हम मालवा प्लेटू की बात करें तो ये डेक्कन लावा प्लेटू का पार्ट है, डेक्कन लावा प्लेटू का ही नॉर्दर्न एक्सटेंशन है मालवा प्लेटू, इसीलिए इसे डेक्कन लावा ट्रैप की जैसे बना है। ठीक, फॉर्म्ड मेनली ऑफ डेक्कन ट्रैप लावा। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, क्रिटेशियस और इयोसीन पीरियड में हुआ था। तो अभी हम लोग जब डेक्कन प्लेटू पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे मालवा प्लेटू फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब हम लोग डेक्कन प्लेटू के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे तो मालवा प्लेटू का फॉर्मेशन भी समझ जाएंगे, क्योंकि मालवा प्लेटू जो है वो डेक्कन प्लेटू का ही विस्तार है। ठीक, और ये वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मालवा प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मालवा प्लेटू में जो सॉइल है वो मतलब मिट्टी जो है वो कौन सी है, ब्लैक कॉटन सॉइल है। इसे ही हम लोग रेगूर सॉइल भी कहते हैं, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल क्यों मिल रही है, तो मालवा प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये होता है वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा। बसाल्ट एक प्रकार का लावा है। जब बसाल्ट लावा मतलब कि जो बसाल्ट लावा या बसाल्ट रॉक, तो बसाल्ट रॉक मतलब बसाल्ट की चट्टानों की वेदरिंग से जो मिट्टी बनती है उसे हम लोग काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल कहते हैं। ठीक, तो मालवा प्लेटू किस रॉक से बना है, बसाल्टिक रॉक से बना है, इसलिए इसकी वेदरिंग से कैसा सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगा। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स है इससे फ्लो करती है, चंबल रिवर, नर्मदा रिवर, तापी रिवर। ठीक, और चंबल रिवर यहाँ पे रेवेंस, गलीज और बैडलैंड टोपोग्राफी बनाती है। अब नेक्स्ट है सो डेक्कन प्लेटू की बात करें तो डेक्कन प्लेटू हमें कहाँ मिलता है, तो डेक्कन प्लेटू देखो विस्तार कहाँ पे है। अब देखो इस डायग्राम में देखो, मैं डेक्कन प्लेटू को हाईलाइट करता हूँ।
ये जो है ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ठीक, महाराष्ट्र के बाद नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका, वेस्टर्न पार्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश। ठीक, डेक्कन प्लेटू हमें गुजरात में भी देखने को मिलता है, इसका कुछ पार्ट ये देखो गुजरात में है। और इसका जो उत्तरी विस्तार है मतलब नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, ये क्या है, मालवा प्लेटू के रूप में से जाना जाता है। तो डेक्कन प्लेटू का जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो नॉर्दर्न एक्सटेंशन है, कौन सा, मालवा प्लेटू है। तो डेक्कन प्लेटू की बात करें, द डेक्कन लावा प्लेटू आल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप्स इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर ऑन अर्थ एंड फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। तो डेक्कन लावा प्लेटू जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर है अर्थ का। ठीक, और ये कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार किन राज्यों में है, तो ये हमें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हमें डेक्कन प्लेटू का विस्तार देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। डेक्कन प्लेटू का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक, इसका कुल क्षेत्रफल 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हॉटस्पॉट क्या होता है। अगर हम लोग हॉटस्पॉट की बात करें तो ये जो है ये है हॉटस्पॉट। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसे हम कह सकते हैं कि ये है मैग्मा सोर्स होता है। किसका सोर्स होता है, मैग्मा का, सोर्स ऑफ मैग्मा इन डीप मेंटल। मेंटल में मैग्मा के सोर्स को हम लोग हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक, तो ये है हॉटस्पॉट। मैग्मा का सोर्स, यहाँ से मैग्मा क्या करेगा, राइज करेगा, मैग्मा निकलेगा और इसका इरप्शन कहाँ होगा, क्रस्ट में होगा। तो हॉट स्पॉट से मैग्मा राइज करता है और क्रस्ट में क्या होता है, इरप्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रस्ट में वोल्केनिक इरप्शन। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन से क्या निकलेगा, लावा। और ये कैसा लावा होगा, बसाल्टिक लावा होगा। बसाल्टिक लावा ये एक प्रकार का लावा है। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हॉट स्पॉट से हमेशा कैसा लावा निकलता है, बसाल्टिक लावा निकलता है। हॉट स्पॉट से जो भी लावा इरप्ट होता है वो कौन सा होता है, बसाल्टिक लावा होता है। और ये जो लावा होता है बसाल्टिक, ये कैसा होता है, ये हाईली फ्लूइड लावा होता है। हाईली फ्लूइड मतलब कि बहुत ही तरल होता है। तो इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये बहुत ही तरल है, मतलब पानी जैसा लावा है। ये जो लावा है बहुत ही फ्लूइड है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये लार्ज एरिया में स्प्रेड कर सकता है, लार्ज एरिया में स्प्रेड कर सकता है। जैसे ही लावा अर्थ सरफेस पे आएगा तो ये बहुत ही लंबे मतलब बहुत ही दूर तक फैल सकता है, क्योंकि इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो हम लोगों ने हॉटस्पॉट समझ लिया, बसाल्टिक लावा समझ लिया। अब हॉटस्पॉट्स की वजह से इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू और डेक्कन प्लेटू कैसे बनता है इसे देखते हैं। तो डेक्कन प्लेटू की बात करें तो आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो की बात, आज से 65 मिलियन साल पहले की बात है, क्रीटेशियस पीरियड। कौन सा क्रीटेशियस पीरियड, क्रीटेशियस और इयोसीन पीरियड। ठीक, इस टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम पे जो अपना इंडिया है वो यहाँ पर होता है, मेडागास्कर के पास, जहाँ मेडागास्कर देख रहे हैं। तो इंडिया की पोजीशन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होती है। ठीक, और यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, रीयूनियन हॉटस्पॉट है। ये क्या है, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ये है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से क्या होता है, यहाँ पे होता है वॉल्केनिक इरप्शन। क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन। और हॉटस्पॉट से कैसा लावा निकलता है, बसाल्टिक लावा, बसाल्टिक लावा। ठीक, तो आज से 65 मिलियन साल पहले क्या था, इंडिया जो है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के पास या उसके ऊपर स्थित था, जिसके क्या होता है कि रीयूनियन हॉटस्पॉट्स में वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और बसाल्टिक लावा जो है ये इंडिया के मेजर पोर्शन में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैल जाता है। जो बसाल्टिक लावा है ये इंडिया का काफ़ी एरिया कवर कर लेता है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू काफ़ी एरिया में फैल जाता है। अब ये फैलता क्यों, क्योंकि ये एक बसाल्टिक लावा है। ये बहुत ही तरल होता है, बहुत ही फ्लूइड होता है, ये आराम से बहुत दूर तक फैल सकता है। ठीक, अब इस लावा के एक्यूमुलेशन से, इस बसाल्टिक लावा है ना, इसके एक्यूमुलेशन से कौन सा प्लेटू बनता है, डेक्कन लावा प्लेटू बनता है। इसी के एक्यूमुलेशन से क्या बनता है, डेक्कन लावा प्लेटू। देखो लावा प्लेटू, लावा से बना है। कौन सा लावा से, बसाल्टिक लावा से बना है। और बसाल्टिक लावा मतलब यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। और वॉल्केनिक इरप्शन कब हुआ था, इंडिया में वॉल्केनिक इरप्शन इस जगह कब हुआ था, 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले हुआ था, जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास थे। ठीक, अगर दूसरे डायग्राम में देखें तो यहाँ पर देखिए इंडिया कुछ यहाँ पर रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास जब था, तब यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। एक सेकेंड, जब इंडिया कुछ यहाँ पर था तब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था रीयूनियन हॉटस्पॉट्स के बाद। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये है हॉटस्पॉट्स। और ये कौन सा हॉटस्पॉट है, ये हॉटस्पॉट जो है ये है रीयूनियन, रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक, इससे क्या होता है कि इंडिया में यहाँ पर हमें बसाल्टिक लावा देखने मिलता है, बसाल्टिक लावा इरप्शन होता है और डेक्कन प्लेटू बन जाता है। ठीक, तो हम लोग समझ गए कि डेक्कन प्लेटू कैसे बनता है, लावा एक्यूमुलेशन से बनता है। अब यहाँ पे इसको पढ़ भी लेते हैं।
जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो ये डेक्कन लावा प्लेटू है कब बना था? ये फॉर्म होता है फॉर्म्ड बाई वोल्केनिक इरप्शन ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस टू अर्ली इयोसीन पीरियड approximate 66 million years ago when the peninsular block was passing over reunion hotspot। तो डेक्कन प्लेटू कब बनता है? जब इंडिया का प्लेट है, जो इंडियन प्लेट है या जो इंडिया है, वो रीयूनियन हॉट स्पॉट्स के ऊपर से गुजर रहा होता है, तब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। और वो वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है कि डेक्कन लावा प्लेटू बनते हैं। ठीक। अब सेकंड पॉइंट कह रहा, लावा फ्लोज एक्यूमुलेटेड इन द हॉरिजॉन्टल शीट्स इन लेयर्स नोन एज ट्रैप्स फॉर्मेशन। जो ट्रैप होता है ये एक स्वीडिश वर्ड है, स्वीडिश वर्ड ट्रैपन, इसका मतलब होता है स्टेयर्स और स्टेप्स। थिकनेस ऑफ लावा लेयर्स अप टू 2000 मीटर्स इन सम प्लेसेस डेक्कन ट्रैप इज स्टेप्स लाइक टोपोग्राफी। तो इस पॉइंट को अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर समझेंगे, ये कहना क्या चाह रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रॉक टाइप यहाँ पे किस प्रकार की रॉक मिलती है? तो डोमिनेटेड बाई बसाल्टिक रॉक्स। डेक्कन लावा प्लेटू जो है ये बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। यहाँ पे बसाल्टिक रॉक्स क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पर जो लावा था वो कौन सा था? बसाल्टिक लावा था। बसाल्टिक लावा के एक्यूमुलेशन से कौन सा रॉक मिलेगा? बसाल्टिक रॉक्स मिलेंगे। जब लावा ठंडा होगा तो क्या बनेगा? बसाल्टिक रॉक्स बनेगा। ठीक। बसाल्टिक रॉक कैसा? इग्नियस रॉक है, डार्क कलर्ड रॉक्स है और फाइन टेक्सचर रॉक है। ठीक है। तो बसाल्टिक रॉक के इरोजन से, जब बसाल्टिक रॉक में वेदरिंग जब होती है, जब इसका इरोजन होता है, तो इससे जो सॉइल बनती है उसे कहते हैं ब्लैक सॉइल। क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। इसे ही ब्लैक या ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं और इस सॉइल को रेगूर सॉइल भी कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मालवा प्लेटू है वो भी बसाल्टिक रॉक से बना है और उसमें भी कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हाँ, जो ये वाला पॉइंट था कि जो लावा फ्लोज एक्यूमुलेटेड इन हॉरिजॉन्टल शीट्स इन लेयर, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखें अगर, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो लावा होता है, मैग्मा जो होता है, जब क्रस्ट पे आता है ना तो ये सीट बाई सीट इरप्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले लावा आएगा, फ्लो करेगा, ठीक, और फ्लो जब करेगा यहाँ पर तो एक सीट बनाएगा, इस तरीके से फैल के ये पूरी एक सीट बना लेगा। ठीक। उसके कुछ समय के लिए वोल्केनिक इरप्शन रुक जाएगा। जब ये एक लेयर बन जाएगी, तो एक लेयर जब बन जाएगी तो कुछ समय के लिए वोल्केनिक इरप्शन रुक जाएगा और ठंडा हो जाएगा लावा। फिर कुछ समय बाद फिर से वोल्केनिक इरप्शन होगा और उसके बाद एक दूसरी लेयर बनेगी। ठीक। दूसरी लेयर बनेगी, फिर ऐसी तीसरी लेयर बनेगी, फिर चौथी लेयर बनेगी। तो यहाँ पे लावा कैसे फ्लो कर रहा है? जैसे कि मान लो कि एक सेकेंड, जैसे कि मान लो कि ये है क्रस्ट, ठीक, ये है क्रस्ट और यहाँ से आ रहा है मैग्मा। तो ये क्या करेगा? सीट पहले एक लेयर बनाएगा मैग्मा की, लावा की एक लेयर बनेगी, ठीक, फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनेगी, फिर तीसरी लेयर बनेगी। ऐसे ही लावा एक्यूमुलेशन, ऐसे ही सीट, मतलब क्या, ऐसे ही ट्रैप्स बनते हैं। ठीक। तो इसीलिए इसे कहते हैं डेक्कन ट्रैप। ये देखो ट्रैप बनने, स्टेप लाइक टोपोग्राफी। ट्रैप्स क्या है? ट्रैप्स को कहते हैं स्टेप लाइक टोपोग्राफी। यहाँ पर देखो ट्रैप बनने हैं, मतलब स्टेप बनने हैं, इसलिए डेक्कन प्लेटू को हम लोग डेक्कन ट्रैप्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कैसे स्टेप लाइक टोपोग्राफी है। अब ये ट्रैप्स क्यों बनने हैं? कि अब इसको फिजिकल ज्योग्राफी में अच्छे समझ सकते हैं, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा देखो समझाने में। ठीक है। अब ये पॉइंट कह रहा है मेजर रीजन कवर्ड, यहाँ पे क्या महाराष्ट्र प्लेटू है, विदर्भा, मराठवाड़ा, पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू, नॉर्दर्न कर्नाटका रीजन, मालवा प्लेटू, फॉर्म डक्कन प्लेट लावा प्लेटू। ठीक है। यहाँ कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? तो गोदावरी रिवर हुई, कृष्णा रिवर हो गई, तापी, नर्मदा, भीमा, वर्धा। ठीक। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक प्रोविंस इन द वर्ल्ड, रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड यूरेनियम। तो जैसे आप लोग जानते हो कि जो बसाल्टिक लावा होता है, बसाल्टिक लावा में हमें आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और सिलिका की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। सिलिका क्वांटिटी कम होती है ना, इसीलिए ये इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है। सिलिका कम है तभी ये अच्छे से फ्लूइड होता है, मतलब कि अच्छे से ये फैल सकता है, इसकी फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सिलिका कम है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? एक बार डेक्कन प्लेटू को फिर से पढ़ लेते हैं। तो डेक्कन प्लेटू फॉर्मेशन कैसे हुआ एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है कि आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले क्या होता है, ये जो टाइम पीरियड है इसे हम लोग कहते हैं क्रीटेशियस इयोसीन टाइम पीरियड। इस टाइम क्या होता है कि जो अपना इंडिया है, जो इंडिया है, जो इंडिया है वो कहाँ पर होता है? वो होता है रीयूनियन हॉटस्पॉट के पास। इंडिया जो होता है कहाँ पर होता है? रीयूनियन हॉटस्पॉट। और हॉटस्पॉट क्या होता है? ये है सोर्स ऑफ मैग्मा। सोर्स ऑफ मैग्मा, हॉटस्पॉट से जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे हमें कौन सा लावा निकलता है? बसाल्टिक लावा।
तो यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होगा, जब इंडिया कहाँ पर है, दी यूनियन हॉर्स पावर के ऊपर है, उसके पास है, तो यहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होगा उससे कौन सा लावा निकलेगा, बसाल्टिक लावा। और बसाल्टिक लावा के एक्युमुलेशन से ही जो लैंडफॉर्म बनेगा उसे हम लोग कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक, डेक्कन प्लेटू। अब ये जो लैंडफॉर्म है ना, ये कैसे, ये लेयर बाय लेयर बनता है। जो यहाँ पे लावा एक्युमुलेशन है ना, ये एक बार में नहीं होता है, ये लेयर बाय लेयर स्टेप में बनते हैं, इसलिए इसे स्टेप टोपोग्राफी कहते हैं। जैसे कि पहले एक बार स्प्रेड करेगा लावा, फिर दूसरी बार फिर से लावा स्प्रेड करेगा, एक लेयर बनाएगा, फिर और एक लेयर बनाएगा। तो ये ऐसे स्टेप, ये क्या है, स्टेप स्टेप में ये लावा एक्युमुलेशन होता है, इसलिए इसे स्टेप लाइक टोपोग्राफी भी कहते हैं, और इसे ट्रैप टोपोग्राफी भी कहते हैं। डेक्कन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स। यहाँ ट्रैप्स का ही मतलब भी होता है स्टेप। ट्रैप मतलब ही होता है, क्या होता है, ट्रैप मतलब स्टेप होता है, तो ये स्टेप लाइक टोपोग्राफी होती है।